अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 9 से मुतल्लिक वर्किंग इन ग्रुप्स, टीम्स एंड टीम वर्क। वर्किंग इन ग्रुप्स। वर्क ग्रुप्स एम्प्लॉयज के ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं जो इकट्ठे काम करते हों किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए या किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, किसी टास्क को अचीव करने के लिए। वर्क ग्रुप्स की आगे दो काइंड्स हैं। एक है इनफॉर्मल ग्रुप्स और दूसरे हैं फॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप ये वो ग्रुप हैं जिन्हें आपकी मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करती, बल्कि ये ग्रुप अपने आप बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, वो आपस में लंच, कॉफ़ी या टी वगैरह शेयर करते हैं, उनका सिमिलर माइंडसेट होता है। इस तरह के ग्रुप में लोग पर्सनली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इन ग्रुप्स का ऑर्गेनाइजेशन को कोई खास फायदा नहीं होता, बल्कि ये एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप की बेस पे करते हैं और इसका मेनली बेनिफिट भी खुद उन लोगों को होता है, इन ग्रुप्स के मेंबर्स को होता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली फ्रेंडशिप, लोग आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं और इनका एक ग्रुप बन जाता है, आपस में मल्टीपल चीजें शेयर करते हैं। दीज आर इनफॉर्मल ग्रुप्स। देन कम्स फॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स जो हैं ये सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, इन्हें एम्प्लॉयज खुद बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ना तो इनके बनाने में इन्वॉल्व होती है और ना ही इनका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। फॉर्मल ग्रुप्स मेड बाय फर्म, ये वो ग्रुप्स हैं जिन्हें आपकी फर्म खुद क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स। सो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो फर्म की तरफ से क्रिएट होते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से क्रिएट होते हैं। इनका जो मेन बेनिफिट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है। ये बनाए किस लिए जाते हैं? टू अचीव आ कॉमन गोल, किसी मुश्तरका मकसद को हासिल करने के लिए ये ग्रुप बनाए जाते हैं। यूटिलाइज इंडिविजुअल स्किल्स बेटर। एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल स्किल्स को ग्रुप बना के बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है और इसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज को इकट्ठा कर दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड फॉर्मल ग्रुप्स। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं उन्हें हम स्टडी कर लेते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स। सबसे पहला मेड बाय मैनेजमेंट। ये ग्रुप फॉर्मल ग्रुप्स मैनेजमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं। इनफॉर्मल सेल्फ क्रिएटेड। ये बेसिकली एम्प्लॉयज का आपस में सोशल इंटरेक्शन होता है जिससे ये आपस में एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स परमानेंट होते हैं। किस तरह से कि एक बंदे को अगर कोई डिपार्टमेंट असाइन कर दिया गया है तो वो बंदा उसी डिपार्टमेंट के अंदर ही रहेगा, चेंज नहीं किया जाएगा।
चेंज रैपिडली। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं ये रैपिडली चेंज होते रहते हैं, इनमें नए मेंबर ऐड होते रहते हैं, पुराने मेंबर आउट होते रहते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जिस तरह एक बंदे को अगर सेल्स डिपार्टमेंट में भेजा गया है तो उसका काम है सेल्स को इंक्रीज करना, जबकि जो इनफॉर्मल ग्रुप हैं वो नो स्पेसिफिक टास्क, इनका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता, ये सिर्फ आपस में सोशल गैदरिंग या सोशल इंटरेक्शन के लिए बनते हैं। फिर फॉर्मल एग्जिस्टेंस, जो आपके फॉर्मल ग्रुप्स हैं इनकी फॉर्मल एग्जिस्टेंस होती है रिकॉर्ड्स के अंदर, जबकि आपके जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं इनकी नो फॉर्मल एग्जिस्टेंस, ये किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनकी आपस में दोस्ती है तो वो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगा। स्पेसिफिक ऑर्डर, जो फॉर्मल ग्रुप्स होंगे इनमें हिरार्की का स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, सीनियर मोस्ट, देन सीनियर, देन मिडल ऑर्डर एंड देन जूनियर्स। इनमें जो आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं इनमें नो स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी एक मेंबर की दूसरे के ऊपर कोई अपेरेंट अथॉरिटी नहीं होती इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर। जो आपके फॉर्मल ग्रुप्स हैं क्योंकि इनको स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस को मेजर भी किया जाता है, इनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होती है। जबकि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं इनकी नो इवैल्यूएशन, क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक टास्क ही नहीं दिया गया तो इनकी फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी नहीं होती। जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं ये आमतौर पे स्पेसिफिक प्रोसीजर के तहत काम करते हैं, इनके स्पेसिफिक रोल होते हैं, जबकि आपके जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं इनका नो स्पेसिफिक प्रोसीजर। क्योंकि हैं ही इनफॉर्मल तो इनकी कोई भी चीज ना तो राइटिंग में आएगी ना उसकी कोई कैलकुलेशन होगी, सो नो स्पेसिफिक प्रोसीजर। ये बेसिकली इनकी आपस में डिफरेंसेस हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स की। Then comes the team. What is team? A group of people in an organization with a common specific job और goal। ऐसे लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको इकट्ठा किया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव कर, एक कॉमन टास्क को अचीव करने के लिए या एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए, दीज आर कॉल्ड टीम्स। Team should be effective. Effective का मतलब है meet the goals, कि जो टास्क इन्हें असाइन किया गया है उस टास्क को ये लाजमी तौर पे अचीव करें। दूसरा एफिशिएंट, make best use of available resources। एफिशिएंट का मतलब है कि जो रिसोर्सेज इनको अवेलेबल हैं उनका ये बेहतरीन इस्तेमाल करें।
अब एफिशिएंसी के लिए जरूरी क्या है, एक टीम को एफिशिएंट होने के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले प्रॉपर रिवॉर्ड्स, कि टीम मेंबर्स को प्रॉपरली रिवॉर्ड किया जाए। दूसरा, रिलेट इफेक्टिवली आउटसाइड द टीम, कि टीम के बाहर जो लोग हैं ये अपने आप को उनके साथ प्रॉपरली रिलेट करें, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, क्लाइंट्स वगैरह, या इवन खुद एक दूसरे के साथ। फिर कॉमन एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट, जो टीम मेंबर्स हैं वो आपस में एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट आपस में क्रिएट कर लें, कि आपस की जो नॉर्म्स हैं उनको सेट कर लें, किस तरह के एनवायरनमेंट में काम होगा। एंड देन गोल ओरिएंटेड टास्क्स, कि टीम मेंबर्स जो हैं वो उनको गोल्स असाइन किए जाएं, कि आपने फलां, आपका टास्क तब पूरा होगा जब आप कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन ऑर्डर मीट करना है, कोई सिस्टम को मेंटेन करना है, रिपेयर मेंटेनेंस करनी है, या इवन कोई सेल्स टारगेट अचीव करना है। सो किसी टीम के एफिशिएंट होने के लिए ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी होने चाहिए उसके अंदर। अब फर्क क्या है टीम में और वर्क ग्रुप में? फर्क क्या है? हर टीम एक वर्क ग्रुप होता है, लेकिन हर वर्क ग्रुप एक टीम नहीं होता। टीम और वर्क ग्रुप, हालांकि ये टर्म्स नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज होती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इनमें स्लाइट डिफरेंस है। टीम सिमिलर डिपार्टमेंट, टीम एक ही डिपार्टमेंट से होती है और इनके जिम्मे एक ही काम होता है, होते ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, कि ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वर्क ग्रुप के लोग भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मे नॉट बी फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट। जो वर्क ग्रुप है ये लाजमी नहीं कि सेम डिपार्टमेंट से ही हो। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हैं ये डिपेंडेंट होते हैं प्रोक्योरमेंट के ऊपर, प्रोक्योरमेंट वाले डिपेंडेंट होते हैं लॉजिस्टिक वालों के ऊपर। प्रोक्योरमेंट वाले परचेज करेंगे, लॉजिस्टिक वाले रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक लेके आएंगे और तब प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन कर सकेंगे। सो ये वर्क ग्रुप तो है, लेकिन ये एक टीम नहीं है, क्योंकि टीम इस वर्क ग्रुप के अंदर फर्दर टीम है, प्रोडक्शन टीम, प्रोक्योरमेंट टीम और लॉजिस्टिक्स टीम। सो हर टीम एक ग्रुप होता है, वर्क ग्रुप होता है, लेकिन हर वर्क ग्रुप एक टीम नहीं होता। सो टीम है क्या चीज? A group of people working efficiently for a common task in a collective way. टीम के मेंबर जो हैं ये आपस में मिल के काम करेंगे, और मिल के काम करने का मकसद क्या है कि किसी कॉमन गोल को अचीव करना। अब हर टीम के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सबसे पहले
किसी टीम की स्पेसिफिकेशंस, कौन कौन सी चीज़ें किसी टीम की कंस्ट्रक्शन के अंदर नॉर्मली ऑब्जर्व की जाती हैं। लाजमी नहीं कि ये तमाम के तमाम काम किसी टीम में लाजमी हों, लेकिन नॉर्मली टीम के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले लीडर, हर टीम को लीड करने के लिए एक लीडर असाइन कर दिया जाता है। बेसिकली टीम के हेड को लीडर कह दिया जाता है। लीडर वो पर्सन है जो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्म के आगे, मैनेजमेंट के आगे आंसरेबल है। दैट पर्सन इज कॉल्ड लीडर। लीडर का काम यह है कि ये फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा, जो टीम के मेंबर्स हैं उन्हें उनकी ड्यूटीज असाइन करेगा, उनके साथ कंसल्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा और फिर हर बंदे को उसका रोल असाइन कर देगा। सो लीडर बेसिकली गोल सेटर है, लीडर फैसिलिटेटर है। दूसरा, सब लोगों की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीडर सेट करेगा। दूसरा, टास्क, किसी भी टीम को बनाते वक्त उनके लिए स्पेसिफिक टास्क सेट कर दिया जाता है कि कौन सा टास्क या गोल इन्होंने अचीव करना है। तीसरा, मेंबर्स, लीडर को टीम मेंबर्स समटाइम चुनने का इख्तियार होता है, समटाइम लीडर को टीम मेंबर्स बने बनाए दे दिए जाते हैं कि ये टीम अवेलेबल है और आप इसको हेड करेंगे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर लीडर हर एक को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर देगा। सो इस तरह से एक आपकी एफिशिएंट या अफेक्टिव टीम कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब टीम में और वर्क ग्रुप में फर्क क्या है? वर्क ग्रुप को टास्क आमतौर पे फर्म का ओनर या सीईओ असाइन करता है, जबकि टीम को टास्क लीडर असाइन करता है। फिर किसी वर्क ग्रुप के अंदर आमतौर पे जो लीडर है वो मीटिंग कंडक्ट करता है, लोगों को टास्क असाइन करता है, खुद वो काम नहीं करता। लेकिन जो टीम है, टीम के अंदर लीडर खुद भी एक एक्टिव मेंबर के तौर पे पार्टिसिपेट करता है। फिर वर्क ग्रुप के अंदर आमतौर पे कम्युनिकेशन वन वे होती है कि लीडर डिसाइड करेगा हर बंदे का रोल और टास्क, बाकी लोग सिर्फ उसको फॉलो करेंगे। जबकि टीम के अंदर जो काम है वो कंसेंसस के जरिए होगा। सो टीम में कंसेंसस ऑन डिसीजन मेकिंग के जब डिसीजन मेकिंग की जाएगी तो टीम में तमाम मेंबर्स को कंसल्ट किया जाएगा, तमाम लोगों के जो राय है वो ली जाएगी। तो ये मेनली डिफरेंसेस हैं वर्क ग्रुप और टीम के अंदर। देन कम्स प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम क्या है? Team created to get or achieve a specific task for a specific period. ये वो टीम होती है जो किसी खास
गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, और उस टारगेट को अचीव करने के बाद ये टीम तहलील हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट टीम। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की कंस्ट्रक्शन फर्म्स होती हैं, अगर इनको किसी घर को कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर आया है तो किसी एक सिविल इंजीनियर की हेड के तौर पे किसी एक सिविल इंजीनियर को हेड बना के एक टीम बना दी जाएगी और उसे कुछ स्टाफ एलोकेट कर दिया जाएगा। जब तक घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती ये टीम मौजूद रहेगी। जब घर की कंस्ट्रक्शन का टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो ये टीम डिसॉल्व कर दी जाएगी। दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट टीम। जबकि फर्म के अंदर जो बाकी वर्क ग्रुप्स हैं वो अपनी जगह पे काम करते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम आएगा एक टीम बना दी जाएगी कि आपने इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। बाकी वर्क ग्रुप जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंप्लीट करके दे रहा है, जो उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो सारे वर्क ग्रुप अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। That is called project team. एक सक्सेसफुल टीम उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? कौन सी टीम है जिसे कह सकते हैं कि ये एक इफेक्टिव होगी? सबसे पहले क्लियर पर्पस, उनका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि ये टीम किस काम के लिए क्रिएट की गई है। दूसरा, क्लियर अथॉरिटी, जो टीम मेंबर्स हैं और जो टीम का हेड है उनकी अथॉरिटी क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से डिसीजंस वो खुद सेल्फ बेस के ऊपर ले सकते हैं। देन इफेक्टिव लीडरशिप, टीम का जो लीडर है उसे एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज को और टीम मेंबर की जो कॉम्पिटेंसीज हैं उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। क्लियर टाइम लिमिट्स, अगर किसी खास काम के लिए टीम क्रिएट की गई है तो उसके लिए फिर टाइम स्केल अवेलेबल होना चाहिए, कितने अरसे के अंदर उन्होंने अपना काम कंप्लीट करना है। फिर जो किसी टीम को टास्क असाइन किया गया है उस टास्क को पूरा करने के लिए जितने रिसोर्सेस हैं वो उन्हें अवेलेबल होने चाहिए। देन जिस मकसद के लिए टीम क्रिएट की जा रही है उसके मेंबर्स के पास वो स्किल्स भी होनी चाहिए जो उस खास स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए लाजमी है। मोटिवेशन, टीम मेंबर के पास मोटिवेशन होनी चाहिए काम करने के लिए, और वो चाहे मोटिवेशन टीम के अपने अंदर से आए या वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीम मेंबर्स के दरमियान और आउटसाइड द टीम कम्युनिकेशन एफिशिएंट होनी चाहिए ताकि टीम को जो भी स्पेसिफिक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो किसी काम या टास्क को पूरा करने के लिए वो अवेलेबल हो सके। क्लियर रोल्स, टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के रोल्स क्लियर और स्पेसिफाइड होने चाहिए कि किस बंदे ने कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। लॉयल्टी, टीम मेंबर्स को अपनी टीम के साथ अपनी फर्म्स के साथ लॉयल होना चाहिए ताकि वो रिसोर्सेज को जाया ना करें, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। और फिर प्रोड्यूस बेनिफिट्स, और जो टीम है वो बिजनेस के लिए
बेनिफिट्स क्रिएट करे, यानी कि टीम की जो एफर्ट्स हैं उनके बेनिफिट्स बिजनेस की तरफ फ्लो करने चाहिए, ना कि इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की तरफ। अब डिफरेंट अप्रोचेस हैं काम के हवाले से। बाद लोग कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कि हर एम्प्लॉय को एक अलग टास्क असाइन कर दिया जाए और वो रिस्पॉन्सिबल हो उस टास्क को अचीव करने के लिए। दैट इज इंडिविजुअल वर्क या इंडिविजुअल अप्रोच। दूसरा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती हैं कि इंडिविजुअल की निस्बत टीम ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है, सो टीम अप्रोच यूज होनी चाहिए। लेकिन टीम अप्रोच का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर टीम मेंबर्स खुद को सेटिस्फाइड फील नहीं करते टीम मेंबर के तौर पे, या वो प्रॉपरली आपस में मिलके काम नहीं करते, या टीम मेंबर्स के रोल्स प्रॉपरली असाइन नहीं है, तो टीम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी और आपका ह्यूमन रिसोर्स और जो दूसरे स्केर्स रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। सो इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमने ऊपर जो क्वालिटीज देखी थी वो सारी की सारी टीम के अंदर मौजूद हो। अब टीम के एडवांटेजेस क्या हैं? टीम वर्क के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। जब टीम के मेंबर मिलकर काम करेंगे, आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे और अपने एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे, उससे सबकी स्किल इंप्रूव होगी। दूसरा, साइकोलॉजिकल नीड्स लोगों की पूरी होंगी, जो हमने मोटिवेशन के अंदर पढ़ा था कि लोग खुद को एफिलिएट करते हैं। साइकोलॉजिकल नीड जिसमें आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और वर्क ग्रुप्स आते हैं। तो टीम बनने से लोग एक ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी। फिर स्पेशलाइजेशन, हर टीम के अंदर जब हर बंदे को एक स्पेसिफिक टास्क असाइन कर दिया जाएगा तो उस टास्क को परफॉर्म कर करके वो उसका मास्टर हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन को अचीव करना पॉसिबल होगा। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि टीम के अंदर आमतौर पर डिसीजन मेकिंग कंसल्टेशन के जरिए होती है, कंसेंसस के जरिए होती है, तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी। फिर सिनर्जीज बेसिकली उन तमाम बेनिफिट्स को बोलते हैं जो लोगों के इकट्ठे होने की वजह से हासिल होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिनर्जीज। ये लोगों के इकट्ठा होने से भी होते हैं और ये फर्म्स के इकट्ठा होने से भी होते हैं। फर्म के इकट्ठा होने की एग्जांपल तो है वारिद और जैज का इकट्ठे हो जाना। दोनों फर्म्स मिल गई, दोनों का एक ही काम था, हुआ क्या, वारिद की जो LTE टेक्नोलॉजी थी वो जैज को मिल गई और जैज की 4G टेक्नोलॉजी वारिद को मिल गई। तो इनकी कस्टमर सपोर्ट भी इंप्रूव हो गई, इनकी सर्विस भी इंप्रूव हो गई। सो सिनर्जी मीन्स 1 + 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 2, इट मे बी इक्वल टू 3 और इवन मोर। जिसे वो एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं मुहावरे में कि एक और एक मिलके 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। फिर लेस इंडिविजुअल बायसनेस, क्योंकि काम सारा कंसेंसस के जरिए होगा तो लोगों के जो जाती तासुब होते हैं वो टीम वर्क के अंदर कम आते हैं। लेकिन टीम के सारे फायदे ही नहीं हैं, नुकसान भी हैं, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस। टीम की लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला,
इंडिविजुअलिज्म इज स्टिफल्ड। स्टिफल्ड का मतलब होता है बिल्कुल खत्म हो जाना या रुक जाना। तो हर बंदे की जो इंडिविजुअलिज्म है, जो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है, वो टीम के अंदर काम करने से कम हो जाती है। कॉस्ट्स इन टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के लिए फॉर्म को कई तरह की कॉस्ट बियर करनी पड़ती हैं। बाज़ बात एक्सटर्नल लेबर हायर करनी पड़ जाती है टीम बनाने के लिए। फिर उस टीम को स्पेसिफिक रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे और पॉसिबल है उनको वर्क करने के लिए अलग से जगह भी देनी पड़े। सो टीम बिल्डिंग के साथ कई तरह की कॉस्ट एसोसिएट हो जाती हैं। प्रेशर ग्रुप्स। फिर यह भी खतरा होता है कि जो टीम आपने बनाई है वो उस टीम के मेंबर्स आपस में इतने ज्यादा अटैच हो जाएं कि वो प्रेशर ग्रुप बना लें। प्रेशर ग्रुप वो लोग होते हैं जो फर्म की डिसीजन मेकिंग के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर यूनियन। फिर डिलेड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि टीम के अंदर डिसीजन मेकिंग कंसेंसस के जरिए होती है, डिस्कशन के जरिए होती है, तो डिसीजन मेकिंग लेट हो जाती है इसके अंदर। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं टीम वर्क की। आइडिया ऑफ टीम वर्क बाय बेल्बिन। बेल्बिन बेसिकली आपका एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट था और इसने एक आर्टिकल लिखा था कि हर टीम के अंदर 9 चीजें लाजमी तौर पे होनी चाहिए। जब ये चीजें इकट्ठी होंगी तो एक इफेक्टिव टीम बन जाएगी। सबसे पहले उसने कहा था डूइंग और एक्शन, ये टीम के अंदर होना चाहिए। एक्शन में क्या होगा? एक्शन में इसने कहा था मुख्तलिफ तरह के लोग होंगे टीम के अंदर। सबसे पहले है इम्प्लीमेंटर। एक ऐसा प्रेडिक्टेबल पर्सन जो आइडिया जनरेट करेगा, जो टीम की कंस्ट्रक्शन के लिए काम करेगा। He will be called an implementer. दूसरा शेपर। ये ऐसा एक यंग और एनर्जेटिक पर्सन होगा जिसके पास किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए एबिलिटीज वजूद हों, जो दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सके और उनकी कैपेबिलिटीज को, स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए काम ले सके। देन फिनिशर। ये ऐसा पर्सन होगा जो किसी टास्क को शुरू से लेके आखिर तक वॉच ओवर करेगा या उसे कंप्लीट करवाने में अपना रोल प्ले करेगा। ये 3 तरह के लोग आएंगे डूअर्स या एक्टर्स के अंदर। देन कम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी 3 तरह के लोग आएंगे। पहला प्लांट। प्लांट वैसे तो मशीनरी को बोलते हैं अकाउंटिंग के टर्म में, लेकिन बेल्बिन की थ्योरी के मुताबिक प्लांट एक ऐसा पर्सन होगा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखता हो। एक ऐसा बंदा जो हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत, स्किल्स रखता हो, ही विल बी कॉल्ड अ प्लांट। दूसरा मॉनिटर। मॉनिटर वो पर्सन होगा जिसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा, जिसका विजन खुला होगा, जो चीजों के एक ब्रॉडर पिक्चर को
ओवरसी कर सकता हो, देख सकता हो, जो बेहतर तरीके से सोच सकता हो, ही विल बी कॉल्ड अ मॉनिटर. एंड देन स्पेशलिस्ट. ये ऐसा बंदा है जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है और जो किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर स्किल्स रखता है. ही विल बी कॉल्ड अ स्पेशलिस्ट. ये 3 तरह के लोग आ जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर. एंड देन कंसर्न्स फॉर पीपल. इसमें कौन है? कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर आपने कॉलेजेस के अंदर भी देखे होंगे, इसी तरह फर्म्स के अंदर भी होते हैं. इनका काम बेसिकली टीम मेंबर्स को हेल्प करना होता है, सपोर्ट करना होता है, इन्हें आपस में लिंक करना होता है, टीम की कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है आपस में. देन कम्स द मेन पर्सन ऑफ द टीम. ही इज द वर्कर. ये वो पर्सन है जिसके पास स्किल्स मौजूद हैं, जो काम को खुद से करेगा. बेसिकली ये बंदा स्पेसिफिकली डूअर है, एक्टर है. इस बंदे के जिम्मे होगा काम को बाय हैंड परफॉर्म करना. एंड द लास्ट वन, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर. ये वो पर्सन होगा जिसके जिम्मे किसी स्पेसिफिक टास्क को, जो टास्क टीम को असाइन किया गया है, उस टास्क के लिए जितने भी रिसोर्सेस हासिल करने हैं वो इस बंदे के जिम्मे होंगे. दैट विल बी कॉल्ड अ रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर. जो चीपेस्ट रिसोर्सेस विद बेस्ट क्वालिटी हासिल करेगा टीम के लिए, ही विल बी कॉल्ड रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर. ये 9 तरह के लोग लाजमी होने चाहिए, या ये 9 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं एक इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के लिए. अब टीम के अंदर काम किस तरह से होगा? बेल्बिन जो कहता है कि यार आप टीम बनाएंगे 9 तरह के लोगों की, ये टीम काम किस तरह से करेगी? एक तो हर बंदे का टीम के अंदर जो रोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, हर बंदे को उसका रोल नोन होना चाहिए. फिर हर पर्सन के पास जो एबिलिटीज, जो स्किल्स, जो नॉलेज मौजूद है वो उसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना चाहिए. और फिर जो टीम लीडर है उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि टीम मेंबर्स की जो वीकनेसेस हैं उन्हें ओवरकम कर सके. टीम मेंबर्स के अंदर जो कमजोरियां हैं, जो लैक ऑफ नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस की कमी है, या जो स्किल्स की कमी है, उसे मैनेज कर सके. दैट इज अ टीम वर्क और टीम मैनेजमेंट बाय बेल्बिन. टीम फॉर्मेशन. बाय टकमैन कि एक टीम बनाने के लिए जरूरी क्या है. टकमैन ने बेसिकली 4 स्टेजेस इंट्रोड्यूस करवाई थी. उसके बाद 1977 में एक 5वीं स्टेज भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई टीम फॉर्मेशन के अंदर या टीम डेवलपमेंट के अंदर. उन्हें देखते हैं. सबसे पहले है फॉर्मिंग. फॉर्मिंग में क्या आएगा? कलेक्टिंग टीम मेंबर्स बट रोल्स आर अनक्लियर. इसमें क्या है? बेसिकली फिजिकली लोगों को इकट्ठा किया जाएगा. कौन कौन से लोग किसी टीम का हिस्सा होंगे वो डिसाइड किया जाएगा. दैट इज कॉल्ड फॉर्मिंग. बेसिकली ये सबसे इनिशियल स्टेप है किसी टीम को बनाने का, कि आपने ये फैसला करना है इस टीम के मेंबर्स कौन कौन से होंगे. दूसरे नंबर पे आएगा आपका स्टॉर्मिंग.
स्टॉर्मिंग में क्या होगा? डिसीजन मेकिंग, कंसल्टेशन, कन्फ्लिक्ट्स, रेजोल्यूशंस। ये वो प्रोसेस होगा जिसमें टीम के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होगी, आपस की डिस्कशन स्टार्ट होगी, कंसल्टेशन होगी। ये फेज टीम के लिए मुश्किल होता है। वजह क्या है? हर मेंबर कोशिश कर रहा होता है कि टीम के अंदर एक बेहतर पोजीशन हासिल कर सके, टीम के अंदर उसका रोल हाई हो, उसको ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटीज मिल सकें। फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर कंफ्लिक्ट आते हैं कि हर बंदा अपनी बात को मनवाना चाह रहा होता है कि काम उसकी मर्जी के मुताबिक किया जाए। तो यहाँ पे कंसल्टेशन भी होगी, आपस में कंफ्लिक्ट भी अराइज होंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी होगी, रोल्स असाइन होंगे, और फिर एट द एंड जो प्रॉब्लम्स, जो कंफ्लिक्ट अराइज हुए थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड स्टॉर्मिंग। देन कम्स अ थर्ड फेज, नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या है? conflicts are resolved and roles are assigned। अब ये वो प्रोसेस है जहां सारे कन्फ्लिक्ट वगैरह रिमूव हो गए हैं, कन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस कर लिया गया है, तमाम लोगों के जॉब रोल्स, जॉब स्पेसिफिकेशन और अथॉरिटीज डेलीगेट कर दी गई हैं। टीम ने एक प्रॉपर नॉर्म सेट कर ली है, एक वर्क कल्चर डेवलप हो चुका है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मिंग। एंड द फोर्थ स्टेज इज परफॉर्मिंग। अब टीम बन चुकी है, सबके रोल डिसाइड हो चुके हैं, कंसेंसस के जरिए डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, तमाम लोगों को पावर्स डेलीगेट कर दी गई हैं। अब टीम परफॉर्म करेगी, बेसिकली परफॉर्म द टास्क। एंड अचीव द गोल। इस प्रोसेस में काम को एक्चुअली किया जाएगा, टीम अपना गोल अचीव करेगी। बेसिकली टकमैन ने ये टोटल 4 ही दी थी, लेकिन उसके बाद इसके अंदर एक 5वीं स्टेज ऐड की गई, दैट इज कॉल्ड डॉर्मिंग। डॉर्मिंग का मतलब क्या है? एडजर्निंग, सादा लफ्जों में एंड। जब किसी टीम ने अपना स्पेसिफिक टास्क अचीव कर लिया है जो उसे असाइन किया गया था, तो अब इस टीम को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा, इस टीम को खत्म कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डॉर्मिंग। वैसे डॉर्मेंट का मतलब होता है सोया हुआ, लेकिन यहां डॉर्मिंग का मतलब आएगा जहां टीम अपना टास्क परफॉर्म करके डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दैट इज द 5 स्टेजेस ऑफ टीम फॉर्मेशन बाय टकमैन। अब इफेक्टिव टीम के लिए होना क्या चाहिए? बेसिकली मैनेजमेंट को इस चीज से अवेयर होना चाहिए कि किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सी टीम बेहतर रहेगी, फिर उस टीम के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए और हर मेंबर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। फिर मैनेजमेंट को इस चीज पे नजर रखनी पड़ती है कि कौन सी टीम परफॉर्म कर रही है और कौन सी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही। और फिर एट द एंड जब टीम अपना गोल अचीव कर लेगी तो टीम के लिए रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, एज अ होल ऑन टीम बेसिस और इंडिविजुअल बेसिस पे भी, कि टीम के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मर है उसको स्पेसिफिक रिवॉर्ड मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस, इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, अथॉरिटी या इवन प्रेस सर्टिफिकेट्स। इसके बाद इसने एक एग्जाम्पल दी है टीम फॉर्मेशन की कि 5 स्टेजेस के अंदर टीम बनेगी किस तरह से। ये बेसिकली एक स्टोरी की तरह है, इसे आपने गो थ्रू करना है।
आपकी बुक के पेज नंबर 229 तक आपने इसको कंप्लीट करना है आज। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।